अब जल प्रदूषण के बारे में मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज भैंसमा कोरबा से। आपको इसके पहले वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा हो चुकी है आपसे। अब हम जल प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। मानवीय क्रियाकलापों अथवा प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में हुए हानिकारक परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। जल में स्वतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। इसका प्रमाण हमको इस लॉकडाउन पीरियड में गंगा यमुना की शुद्धता के रूप में दिख रहा है। सभी लोगों ने अपने समाचारों या न्यूज़पेपर में पढ़ा है। परंतु प्राकृतिक शोधन सीमा से अधिक हानिकारक तत्वों की जल में उपस्थिति द्वारा ही जल में प्रदूषण होता है। अब जल में प्रदूषण करने वाले दो कारक, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक क्या क्या है? प्राकृतिक प्रदूषक हमारे क्या क्या हैं? ज्वालामुखी, ये ज्यादातर हमको देखने को मिलता है। ज्वालामुखी सागरी किनारों पर या सागरी भूमि पर या सागर के मध्य जाता है। ये जल को अपेक्षाकृत कम प्रदूषित कर पाते हैं क्योंकि जल का विशाल भंडार रहता है। इसमें अगर धूल और राख के कण गिरते हैं तो वह उतना अधिक प्रदूषित नहीं हो पाता। भूमि अपरदन और भूस्खलन, इससे थोड़ा जल में हम देखते हैं जल में प्रदूषण की घटनाएं होती हैं। ये मिट्टी के कण जो इस अपरदन और भूस्खलन के द्वारा मिलते हैं, तो ये झील और उस क्षेत्र की नदी नालों में ये जाके समाते हैं और उनके पानी के साथ बहते जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है मानवीय प्रदूषक। मानवीय प्रदूषक में पहला औद्योगिक। इसमें औद्योगिक अपजल होता है, खनन अपजल होता है और तेलीय और ग्रीस होता है। औद्योगिक अपजल में हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जहरीले पदार्थ जल में प्रायः हर उद्योगों द्वारा छोड़े जाते हैं। खनन अपजल, खानों को से जब खनन कार्य कर लिया जाता है तो जो भूमिगत जल है वो उस क्षेत्र में आता है और वहां के धूल मिट्टी जो उसका खनन के से मलबा रहता है उससे भरा हुआ रहता है वो जल, उसको बाहर फेंका जाता है और खनन कार्य करने के लिए। तो ये खनन अपजल में भी उस पर्टिकुलर जिस खान का है, वो कोयले की खान है, अगर वो लोहे की खान है तो उसके कण भी इसमें मिले हुए रहते हैं। तेलीय और ग्रीस, तो हर उपकरण को ऑयलिंग की जाती है वो अच्छे से चले करके, तो ये भी बाहर आते हैं। इसके अलावा तेल और ये हम देखते हैं जहाजों द्वारा भी पानी में छोड़े जाते हैं और हम सभी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि तेल या ग्रीस पानी में घुलनशील नहीं है, तो ये पानी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। दूसरा घरेलू अपशिष्ट। इसमें घरेलू सीवेज जो मल जल निकलता है, घरेलू कूड़ा कचरा, रासायनिक अपमार्जक के रूप में हम कपड़े धोते हैं, हम नहाते हैं, तो जो साबुन युक्त जल है ये भी कहीं ना कहीं नदी नालों में जाता है या कहीं इकट्ठा किया गया है तो वो रिसकर भूमिगत जल में चला जा रहा है। इसी कारण हमको कई क्षेत्रों में बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा है कृषि अपजल, रासायनिक और कीटनाशक। हम जानते हैं कि कृषि में एक उर्वरक का प्रयोग होता है, दूसरा कीटनाशकों के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग होता है। ये भी पानी में घुलकर रिसकर अगर निकटवर्ती नदी नाले हैं तो उस क्षेत्र में चला जाएगा या भूमिगत जल के रूप में चला जाता है। सामाजिक कार्य से भी जल प्रदूषण होता है। हम जानते हैं कि भारत में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। कुंभ स्नान के लिए लोग हजारों की संख्या में जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं। तो जो सामूहिक स्नान वाला कार्यक्रम रहता है इस पर भी क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। ये आपको एक उद्योग से निकलने वाला हम एक चित्र दिखा रहे हैं। देखिए, उद्योग से निकलने वाला जो जल है
अपशिष्ट है। ये जल, अब जल जिसको कहते हैं, ये कितना काला और कितना गंदा है, ये एक मेन नाले में बह रहा है। अब जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जितने भी पेट संबंधी बीमारियां हैं, चाहे वो पीलिया हो, चाहे वो पेचिस हो, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो क्या कहते हैं पेट हमेशा खराब रहने वाला, अपच वाली स्थिति हो, ये तो जल के कारण होता ही है। उसके अलावा इस दूषित जल में नहाने से त्वचा रोग होते हैं, एलर्जी होती है, खुजलाहट वाली घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार का ये स्वास्थ्य पर असर करता है। दूसरा, जल में घुलित जैव ऑक्सीजन की मांग में कमी हो जाती है। अगर वो गर्म पानी बाहर आ रहा है, उद्योगों से गर्म पानी भी बाहर आता है, रासायनिक पदार्थों के साथ साथ गर्म पानी भी बाहर आता है, तो वो जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो उसमें मौजूद जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए अति आवश्यक होता है, तो उनके जीवन के लिए खतरा बन जाता है गर्म पानी, जिसमें जो पानी में बीओडो की कमी कर देता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश होता है। हम सभी जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का ट्रायंगल बनता है। ये बीच के कोई भी ये कम हो जाए या बहुत खत्म हो जाए या समाप्त हो जाए तो इकोसिस्टम क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। लास्ट है, मृदा की उत्पादकता में कमी आती है। अगर हम दूषित जल को सिंचाई के रूप में या इसमें अगर हम पेस्टिसाइड्स या उर्वरक डाल चुके हैं तो अम्लीयता और क्षारीयता में जो फर्क आ जाता है, मिट्टी की उत्पादकता इस पर प्रभावित होती है ना। ज्यादा अम्लीय हो जाता है या ज्यादा क्षारीय हो जाता है तो उसकी उत्पादकता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब इन सब दोषों को दूर करने के लिए क्या नियोजन और प्रबंधन किया जाता है जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए? जल उपचार संयंत्रों की स्थापना होनी चाहिए, चाहे वो उद्योग हो चाहे घरेलू अब जल के लिए हो। जल उपचार संयंत्रों की स्थापना होनी चाहिए। विशेष सेटलिंग गड्ढों का निर्माण होना चाहिए। जैसे खनन अब जल बाहर फेंका जाता है या आपका ऐश डैम का ये अलग बाहर फेंका जाता है, तो सेटल होने के लिए, नीचे बैठने के लिए अलग से विशाल क्षेत्र का होना चाहिए। फिर उसके बाद ऊपर के पानी का आप बाहर निस्तारित करें, तो सेटलिंग गड्ढों का निर्माण होना चाहिए। घरेलू अपजल हेतु सेप्टिक टैंक और शोक पिट का भी निर्माण होना चाहिए। बहुत जगह देखा जाता है कि लोग इसका कम से कम ये होता है कि अगर वो भर गया है या उसकी कंडीशन कुछ खराब है तो उस पर ध्यान नहीं देते, और यही आगे बहुत हमको पीलिया और टाइफाइड के रूप में दिखाई देता है। उद्योगों में कूलिंग टावर का उपयोग गर्म जल हेतु करना चाहिए। खूब ऊंचे इससे पानी को नीचे गिराया जाता है गर्म जल को, तो उसका तापमान में क्या होती है, कमी होती है। जैसे आप लोग दूध गर्म रहता है तो ग्लास में इस तरह से ढाल के ठंडा करते हैं ना, बस वैसे ही इसमें कूलिंग टावर का उपयोग उद्योगों में किया जाना चाहिए। पहले यहाँ छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों में पहले कूलिंग टावर नहीं था जहां से गर्म पानी निकलता, परंतु अब पिछले जो नए बने हैं संयंत्र वहां कूलिंग टावर लगाया गया है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का निर्माण होना चाहिए जो फैला हुआ रहता है और उसमें से ये निकलकर जो केमिकल्स उसमें डाल के उसमें पानी में ऑक्सीजन की पूर्ति अपेक्षाकृत ज्यादा करने का प्रयास किया जाता है। भूमिगत जल हेतु सिंथेटिक अस्तर का प्रयोग करना चाहिए। जो ऐसे हानिकारक उद्योग हैं जिसमें जहरीला तत्व भूमिगत
जल में मिलने की संभावना अधिक होती है। वहां जो जल प्रवाह क्षेत्र है, जहां से जल प्रवाहित किया जाता है, वहां सिंथेटिक अस्तर का प्रयोग किया जाना चाहिए। और उद्योगों के लिए ये सारे चीजें अनिवार्य रूप से की जाती हैं। इसमें साथ ही साथ एक ये है कि वृक्षारोपण भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आपका भूमिगत जल का लेवल है, जो इन सब कारणों से कम भी होता है, दूषित होता है, वो भी इससे सुधारने का प्रयास। धन्यवाद।